हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो और क्लास 9th में यदि 9th के आप स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स वाला 3.14 को भी ज्वाइन करें, ताकि आपको जो ये वीडियो है उसकी पीडीएफ फॉर्मेट है वो अवेलेबल हो सके। तो आज का ये वीडियो है वो 9th क्लास का फर्स्ट वीडियो है, जिसके अंदर हम संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं और किस प्रकार की संख्याएं होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम आगे के लिए। तो चैप्टर का नाम हो गया संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम जानकारी लेंगे संख्याओं की जानकारी। हेडिंग क्या है यहाँ पर, संख्याओं की जानकारी। और संख्याओं की जानकारी में आपने सभी ने मेरे हिसाब से पढ़ रखा होगा प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, प्रमेय और अप्रमेय। ये सभी संख्याएं आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ी है, जैसे 6th में, 7th में, 8th में। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा उसको आगे के 9th के स्टैंडर्ड के अनुसार देखते हैं कि किस प्रकार, जैसे हमने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रखा है कि 1 से अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा उसको और मॉडिफाई करके देखते हैं कि कौन सी संख्या है वो प्राकृत संख्याएं होती है। तो 1 नंबर पर है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। किसे कहते हैं प्राकृत संख्याएं? तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं या फिर गणन संख्याएं कहते हैं। गिनने में यूज होने वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्याएं या फिर गणन संख्याएं। जैसे हम यहाँ पर कोई भी मान लेते हैं, बॉक्स रखे हुए हैं हमारे पास, ये बॉक्स रखे हुए हैं। यदि इन बॉक्सों का हमें गिनना है तो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से। 1 2 3 4 5, और हम कहेंगे कि यहाँ पर कितने बॉक्स हैं? 5 बॉक्स हैं। कभी भी हम काउंटिंग है वो 0 से नहीं करते कि ये 0 बक्सा है, उसके बाद में 1 बक्सा है, 2 बक्सा है। हमेशा कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो जिन संख्याओं का प्रयोग गिनने में किया जाता है उन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्याएं। इसके बाद में हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट, ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं हैं। तो यदि हम इनकी समुच्चय की बात करें, इनके सेट की बात करें, तो इन्हें n से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृत संख्याओं को किसे प्रदर्शित किया जाता है? n से। और n में समुच्चय है 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। और अनंत को गणित में इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, लेकिन न तो बटे वाली होनी चाहिए और न ही दशमलव वाली होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए पूरी। तो आई होप आपको ये प्राकृत संख्याएं हैं वो समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। सेकेंड नंबर पर आता है पूर्ण संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर्स। तो किसे कहते हैं होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं? प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर या करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यदि हम प्राकृत संख्याओं में किसको शामिल कर दें? 0 को और शामिल कर दें, तो ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। तो प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल करने के बाद में जो संख्याएं हमें प्राप्त होती है उन्हें कौन सी संख्या कहा जाता है? पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इसके बाद में हम एग्जाम्पल की बात करें तो 0 1 2 3 4 5, 0 आगे तो वही संख्या 1 2 3 4 वापस प्राकृत संख्याएं शामिल हो गई। तो जब हम प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो 1। स्टार्टिंग ही 1 से होती है, तो सबसे छोटी कौन होती है? 1 होती है।
और यहाँ पूर्ण संख्याओं से प्रश्न पूछा जाता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है? 0। लेकिन इन दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो आपको मैं बता दूं, पूर्ण ऋण को आपको क्या मानना है? 0 मानना है। ऋण को क्या मानना है? 0। और 0 दिखती है आपको क्या आ जाएगा कि पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है। और यहाँ प्राकृत में कितना दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है, इसलिए कहाँ से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या। इसके बाद में आगे बात करते हैं हम कि प्राकृत संख्याओं के सेट को या प्राकृत संख्याओं को W से प्रदर्शित किया जाता है। किसे प्रदर्शित किया जाता है? W से। और इनके सेट को क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक की संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? पूर्ण संख्याएं। इसके बाद में हम 3 नंबर पर बात कर रहे हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्याओं में शून्य के साथ ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। यदि हम प्राकृत संख्याओं में 0 तो शामिल कर रहे हैं, यदि इनमें हम नेगेटिव नंबर को भी शामिल कर लें, कौन से नंबर? नेगेटिव नंबर को भी हम क्या कर लें? इसमें शामिल कर लें, तो ये सभी संख्याएं कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्याओं में 0 के साथ साथ यदि हम ऋणात्मक संख्या मतलब माइनस वाली संख्याओं को भी शामिल कर ले तो वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। लेकिन ध्यान रखना, फ्रैक्शन मतलब भिन्न और दशमलव वाली संख्याएं न तो प्राकृत संख्या होती है, न पूर्ण संख्या होती है और न ही पूर्णांक संख्या होती है। केवल जो सिंगल संख्या है, पूरी संख्या है, वही संख्या प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक होगी। बटे वाली और दशमलव वाली संख्याएं ये तीनों ही प्रकार की नहीं होगी। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद में यदि बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो -3, माइनस का 5, -1, 0, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 15, -8, -20, जो भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं कौन सी होती है? पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद में यदि इनके सेट की बात करें तो इन्हें I या फिर Z से दर्शाया जाता है। पूर्णांक संख्याओं को I या Z से दर्शाया जाता है। तो इसका यदि सेट की बात करें तो पूर्णांक ये जो ऋणात्मक अनंत से लेकर 0 की तरफ आगे बढ़ते हुए 1, 2, 3 से स्टार्ट वापस से लेकर अनंत तक, मतलब ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक की पूरी संख्या होनी चाहिए। सभी संख्याएं नहीं, पूरी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं। आगे बात करते हैं हम सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं इवन नंबर्स। तो सम संख्या तो आप जानते हो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्याएं कहलाती है। लेकिन इस डेफिनेशन में भी एक प्रॉब्लम है। क्या हम 2 का हर संख्या में डिवाइड देंगे, उसके बाद में पता लगाएंगे कि इसमें ये सम है या फिर विषम है? इससे तो बड़ा टाइम लगेगा, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको इसका एक नियम अलग से याद रखना है। वो नियम क्या है, या फिर ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, वे संख्याएं जिनमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो सम संख्याएं कहलाती है। अब आपको 2 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है? इकाई अंक देखना है, संख्या का लास्ट अंक देखना है। और लास्ट अंक यदि आपको 0, 2, 4, 6, 8 मतलब 2 का पहाड़ा दिख जाए, क्या दिख जाए? 2 का पहाड़ा। 2 का पहाड़ा दिखते ही आपको देख लेना है कि यह संख्या कौन सी है? सम संख्या है। जैसे 236 में लास्ट में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 5758 में लास्ट में कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 24794 में लास्ट में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो लास्ट में 6, 8, 4 ये सभी 2 के पहाड़े वाली मतलब सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हुई है। तो सम संख्या की डेफिनेशन आपको यही याद रखनी है कि जिन संख्याओं में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो सभी संख्याएं कौन सी होती है? सम संख्या होती है और उनमें 2 का भाग पूरा जाता है। ये 2 की भाजकता का नियम भी है। ये क्या है? 2 की भाजकता का नियम भी है ये वाला। इसके बाद में आगे बात करते हैं हम 5 नंबर पर आती है विषम संख्याएं, ओड नंबर्स। तो विषम संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वो तो सम, और नहीं होती वो विषम। लेकिन इसकी भी अलग डेफिनेशन क्या याद रखनी है हमें? वे संख्याएं जिनमें इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, मतलब 2 के पहाड़े को छोड़ दें। जो ऊपर संख्याएं हैं उनको छोड़ दो, बाकी सभी इसमें आ जाएगी विषम संख्याओं में। तो वे सभी संख्याएं कौन सी होती है? विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 279, 5751,
24,793, इनमें 9, लास्ट में 1 और लास्ट में कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये विषम संख्याएं हो गई। इसके बाद में बात करते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित हो। वे संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से ही विभाजित हो। विभाजित होने का मतलब जिसमें केवल एक का और खुद का ही भाग जाए। ऐसी संख्याएं जिनमें या तो एक का भाग जाए, एक का तो भाग जाता ही जाता है। सभी संख्याओं में कोई भी संख्या ले लो, उसमें आप एक का तो भाग जाएगा ही जाएगा, चाहे 0 ले लो, चाहे माइनस की ले लो, चाहे प्लस की ले लो। एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, मतलब एक का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है। लेकिन यदि एक और खुद संख्या का ही भाग जा रहा है, जैसे 24 है तो 24 में 24 का भाग जाता है, खुद संख्या में संख्या का भाग जाता है एक बार, तो आपको ये ध्यान रखना है यदि एक और स्वयं का ही भाग जा रहा है तो वो संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। या फिर क्या याद रखना आपको? वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड कौन कौन से? एक और स्वयं, एक और स्वयं, तो वह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान रखना 9 का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है 9 में। 9 विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 में 1 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, लेकिन साथ साथ 3 का भी जा रहा है, इसलिए 9 अभाज्य नहीं है, 9 भाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पर गुणनखंड की बात करूँ मैं, जैसे 7 ले रहा हूँ मैं, कितना ले रहा हूँ? 7। तो 7 के यदि अब मैं गुणनखंड की बात करूँ तो 7 में एक तो 1 का भाग जाता है और एक खुद 7 का भाग जाता है। इसके अलावा 7 में किसी का भी भाग नहीं जाता, तो यहाँ पर केवल 2 ही गुणनखंड आए हैं, एक तो 1 और एक खुद 7, इसलिए ये 7 वो क्या है? अभाज्य संख्या है। आगे बात करें 6 नंबर पर आती है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी क्या हो? विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। मतलब एक और स्वयं से तो विभाजित हो रही है, साथ में किसी अन्य संख्या का भी उसमें भाग जा रहा है, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, वो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं अभाज्य संख्याओं से कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी? 2। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है, तो वो भी कौन है? 2। ये सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो विषम होती है, केवल और केवल 2 को छोड़कर। इसलिए ध्यान रखना 2 के बारे में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 आंसर आएगा। और ये पूछ ले कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो भी कौन है? 2। इसके बाद में आगे हम भाज्य संख्या की बात करें तो इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 नहीं, 2 वाले तो कौन होते हैं? अभाज्य। 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, 3, 4, 5 इस प्रकार के गुणनखंड है, तो वो कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। जैसे स्टार्टिंग होती है 4 से, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4, क्योंकि 4 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। देखो इसमें 1 और 4 के अलावा भी 2 का भाग जा रहा है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। उसके बाद में 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 ये सभी कौन सी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं। अब हम एक बार नंबर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से नंबर्स हैं। तो नंबर है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक। रियल नंबर खुद क्या होते हैं? क्या कहते हैं? वास्तविक। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं हमें अभी पढ़ना नहीं है, ये आगे की बातें हैं। जब आप आगे तैयारी करोगे 11th 12th, उनमें आगे और भी कंपटीशन एग्जाम बहुत है, उनमें आपको काल्पनिक संख्याएं देखने को मिलेगी। तब तक आपको अभी 10th तक काल्पनिक संख्याओं को देखना नहीं है। लेकिन काल्पनिक संख्याएं होती कैसी है? दिखना तो चाहिए हमें, कम से कम देखे तो सही उनका शकल कैसी है। तो शकल होती है उनकी कि अंडरूट के अंदर यदि माइनस की संख्याएं आ जाए, अंडरूट के अंदर यदि माइनस की संख्याएं आ जाए तो वो सभी संख्याएं कौन सी होती है? काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है, रेशनल और इरेशनल। मतलब
परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय संख्याएं जितने भी हमने ऊपर नंबर पढ़े हैं कौन कौन से, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन और डेसिमल हमने पढ़े नहीं। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, और भिन्न आप 4th 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। बटे वाली संख्या जो भी होती है वो कौन सी होती है, भिन्न होती है। जैसे 5/4 माइनस का 7/4, ये सभी कौन सी है, भिन्न है ये। उसके बाद डेसिमल संख्याएं जो 0.4, 3.14, ये सभी कौन से डेसिमल संख्याएं हैं। ये सभी कौन सी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो अपरिमेय संख्याएं होती है जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता। एक तो वो संख्याएं अपरिमेय होती है जिन संख्याओं का क्या नहीं निकलता, वर्गमूल। जैसे 2 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, 3 का भी हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, 5 का भी हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो ये √2, √3, √5। आगे बात करते हैं 2 + √2, 3 - √5। ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। जहाँ पर भी आपको अंडर के अंदर बिना वर्गमूल निकलने वाली संख्या दे दे तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो ये संख्याएं विभिन्न प्रकार की। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि बटे में 0 आते ही वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है, उसका मान है वो अनंत हो जाता है। इसलिए जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है वो सभी संख्याएं कौन सी होती है, परिमेय संख्याएं होती है। ये ध्यान रखना, P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब है पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ऊपर कुछ भी आ सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए, और बाकी कुछ भी आ सकता है लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं वो धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और शून्य, तीनों प्रकार की होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि परिमेय संख्याएं वो धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों प्रकार की होती है। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो 5/4, 7/11, 0/5। ऊपर 0 आ सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं। सिंगल संख्या होती है वो भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि यहाँ पर 5 है, उस 5 के बटे में हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। माइनस के 3/4, माइनस का 8, माइनस के ये 3.5, 3.5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 3.5 को हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 35 और बटे में कितना आ जाएगा, 10। तो ये तो हो जाएगा P और ये क्या हो जाएगा, Q। तो हो गया P/Q के रूप में। तो P/Q वाली जो संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सका। जिन्हें लिखा जा सकता है वो तो परिमेय, और जिन्हें नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्याएं जैसे √2, √5, 3 √7, 4 + 2 √5, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। आगे देखते हैं हम, ये क्या है, यहाँ पर अशांत अनावृत्ति प्रकार की सभी दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। अशांत अनावृत्ति प्रकार की सभी दशमलव संख्याएं कैसी होती है, अपरिमेय संख्याएं। ये अशांत अनावृत्ति कौन सी होती है, तो अशांत अनावृत्ति अभी दशमलव प्रसार आगे आएगा, उसमें मैं आपको पूरा दशमलव प्रसार बता दूंगा। यहाँ पर दशमलव प्रसार आएगा अभी। तो एक बार आप इतना ध्यान रखें कि अशांत अनावृत्ति जो प्रकार की संख्या होती है वो कौन सी होती है, अपरिमेय होती है। अशांत अनावृत्ति का मतलब जो पॉइंट के बाद में शांत न हो। जैसे शांत 2 प्रकार से, एक तो एक की संख्या बार बार आती है तो वो तो होती है अशांत आवृत्ति की, और एक पॉइंट के बाद में अलग अलग संख्याएं आ रही हो तो वो होती है अनावृत्ति। जैसे यहाँ पर अलग अलग संख्याएं आ रही है, रुक रही नहीं है, इसलिए ये अनावृत्ति है। यहाँ पर 1 4 1 1 4 ये भी अलग अलग संख्याएं आ रही है, तो ये भी कौन सी हुई, अशांत अनावृत्ति। और इसके डिटेल से आगे पढ़ेंगे इसको। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे लिए है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल यूट्यूब पर पूरी शानदार डिटेल तरीके से संख्याओं और सारे चैप्टर इसी प्रकार होंगे। इसलिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। सहअभाज्य संख्याएं किसे कहा जाता है, तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का समूह है जिनका HCF कितना प्राप्त हो, 1। HCF का मतलब होता है मैस है, महत्तम समापवर्तक।
तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का समूह है जिनका HCF कितना प्राप्त होता है 1, तो उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे 5 और 7, 7 और 15, तो 2 से ज़्यादा संख्याएं भी हो सकती है, तो ऐसे भी अभाज्य संख्याएं होती हैं यहाँ पर, क्योंकि 5 और 7 में से यदि 5 के अभाज्य गुणनखंड करें तो केवल 5 का अभाज्य गुणनखंड आता है 5, या फिर हम इसके गुणनखंड से भी कर सकते हैं 1 और 5। 7 के गुणनखंड हो गए 1 और 7, तो यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। कौन कॉमन आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जहाँ पर कॉमन 1 आता है उनका HCF भी 1 ही होता है, इसलिए जो इनका HCF 1 हो वो संख्याएँ को प्राइम नंबर्स मतलब सहअभाज्य संख्याएँ कहलाती है। इसके बाद में हम चैप्टर से अब स्टार्टिंग हो रही है चैप्टर की। अब तक तो केवल बेसिक संख्याओं के बारे में जानकारी थी, अब है 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो यदि 2 परिमेय संख्याएं P और Q हो तो इनके बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। आप चाहो तो 5 परिमेय संख्या भी निकाल सकते हो और आप चाहो तो 20 परिमेय संख्या भी निकाल सकते हो। लेकिन निकाले कौन से सूत्र? तो एक सूत्र ये है P + Q/2, मतलब पहली और दूसरी परिमेय संख्या को जोड़कर 2 का क्या लगाते जाओ? भाग। फिर जो संख्या है उसको और Q, आगे वाली संख्या जो Q है उसको लेकर दोनों को जोड़कर फिर 2 का भाग लगाओ। फिर जो संख्या है उसको और Q को लेकर वापस जोड़कर 2 का भाग लगाते जाओ। एक तो ये तरीका है। एक तरीका है वो आपको मैं एक उदाहरण से बताऊंगा। जैसे हमें, लेकिन एक प्रश्न आपके आएगा, एक बार आप इतना ही ध्यान रखिए इसमें कि ये भी इसमें चलता जाएगा, प्रश्नावली इसी के साथ होगी, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलो मैं यहीं पर इसका एक उदाहरण करवा देता हूँ आपको, परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। जैसे 3/4 और 5/3, ये दोनों परिमेय संख्या है। इन दोनों के बीच में हमें 4 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 4 परिमेय संख्या। तो 4 परिमेय संख्या कैसे निकालना है? तो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले ध्यान देना स्टेप फर्स्ट पर, आपको दोनों के हर को समान बनाना है। और हर समान बनाने के लिए इधर वाले 3/4 को तो इधर वाले 3 से ऊपर नीचे गुणा करना है, और इधर जो 5/3 है उसको इधर वाली संख्या जो नीचे हर है उसको ऊपर नीचे क्या करना है? गुणा। उससे ऊपर नीचे क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो 3 को 3 से गुणा किया 9, और नीचे गुणा किया तो 12। इधर गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, और नीचे आ जाएगा 4 3 12। अब आप 9 से लेकर 12 20 तक जो आपको अच्छी लगे वो 4 संख्या ले सकते हो। तो मैं तो यहाँ से ले रहा हूँ 10/12, 11/12, 13/12, और एक आ जाएगा 14/12। लेकिन ध्यान रखना 9 और 20 ये दोनों ही संख्या शामिल नहीं होगी। तो इस प्रकार हम संख्याएं ज्ञात करेंगे। इसके बाद में आगे बात करते हैं हम दशमलव प्रसार की, डेसिमल एक्सपेंशन। दशमलव प्रसार क्या है? तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार आप सभी को आता ही है, पॉइंट के बाद में भाग देते जाना, तो वो दशमलव प्रसार होता है वह। लेकिन ये दशमलव प्रसार वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। तो क्या है शांत दशमलव प्रसार? तो 1 नंबर पर आ गया शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव प्रसार का अंत हो जाए। दशमलव प्रसार का क्या हो जाए? अंत। जैसे पॉइंट के बाद में 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या आकर क्या हो जाए? पॉइंट संख्या वो क्या हो जाए? रुक जाए, मतलब लास्ट में शेषफल कितना आ जाए? 0। तो यदि पॉइंट के बाद में संख्याएं रुक जाती है तो वो क्या हो जाता है? शांत हो जाती है। कहते हैं हम शांत हो गया। तो शांत प्रकार की दशमलव इस संख्या, शांत प्रकार की संख्या होगी वो। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो 4/5। 4/5 का मतलब हम 5 का भाग लगाएंगे किसमें? 4 में। तो भाग जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट आ जाएगा। इधर 0 लगाया 40, 40 में जाएगा कितनी बार? 8 बार। तो जब 5 का भाग लगाएंगे 4 में तो आंसर आएगा 0.8। अब देखिए पॉइंट के बाद में एक संख्या आकर रुक गया भाग, और जब भी रुक जाता है तो वो कौन सा प्रसार होता है? शांत दशमलव प्रसार। इसी के बाद में हम बात करते हैं 15/8। तो 8 का भाग लगाना है हमें किसमें? 15 में। तो 15 कम ये 8 एकम 8, इसमें से घटाएंगे तो 7 बचेगा। आगे पॉइंट लगा के इधर 0 लगा ले तो ये जाएगा 8 8 64, फिर बच गया कितना? 6, फिर आगे 0, फिर 8 7 56,
60 में से 56 को घटाए तो 4, आगे 40 बन गया, फिर 8 पंजे 40, और 40 में से 40 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 3 संख्या आकर क्या हो गया, भाग रुक गया है। तो जब भी पॉइंट के बाद में भाग रुक जाए तो वो शांत दशमलव प्रसार होता है। और शांत दशमलव प्रकार की सभी संख्याएं वो कौन सी संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं होती है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये काम आएगा आपके प्रश्नावली में कि जो शांत दशमलव प्रसार की संख्याएं हैं वो सभी कौन सी संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं होती है। क्योंकि इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अभी ऊपर बताया था मैंने 3.5 का, वैसे यहाँ 0.8 का बताऊँ तो ऊपर तो 8 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 10। इसी प्रकार ये 1.875 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये बनेगा 1875, और 3 संख्या छोड़कर पॉइंट है तो नीचे 3 जीरो लगाने, 3 जीरो का मतलब होता है 1000। तो ये ऊपर वाली P हो जाएगी और नीचे वाली कौन सी संख्या हो जाएगी, Q। इसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर पर है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव प्रसार का अंत न हो, अंत हो जाए तो शांत और अंत न हो तो अशांत। तो अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। बात करते हैं हम एग्जाम्पल की, तो 1/3। 1/3 का मतलब 1 में भाग देना है 3 का। तो जब हम 3 का भाग लगाएंगे किस में, 1 में, तो पहले भाग जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट इधर 0 लिख लेते हैं, फिर 3 बार जाएगा 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0 लगाए, फिर 3, फिर 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर वापस 0 लगाएंगे 10 में, फिर 3। तो ये 3 3 3 बार बार आ रहा है, इसलिए हम इसको लिखते हैं 0.3 पर बार। जो संख्या पॉइंट के बाद में बार बार आ रही है उसको आप एक बार लिखकर ऊपर क्या लगा सकते हो, 12 लगा सकते हो। तो एक तो ये हो गई अशांत प्रकार की संख्या, सेम आ रही है लेकिन रुक नहीं रही। तो इस प्रकार की संख्याएं, एक तो ये संख्याएं होती है, एक होती है रुक रही नहीं है लेकिन अलग अलग प्रकार की संख्या आती है, इसलिए अशांत दशमलव संख्याएं होती है। उनको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। सबसे पहला भाग कौन सा है, वो है अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी बोलो चाहे आप अशांत बोलो, एक ही बात है, लेकिन 9th की बुक में अशांत की जगह क्या दे रखा है, अनवसानी। तो अनवसानी आवृत्ति नाम से पता चल रहा है, आवृत्ति मतलब बार बार आना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर इसको बोल सकते हैं हम रिपीटिंग। रिपीट मतलब बार बार आना। तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आए, अर्थात दशमलव के बाद एक खंड की पुनरावृत्ति हो। दशमलव के बाद में एक खंड है, जैसे अभी यहाँ पर हमने बात की थी 8, 7 और 5, ये एक खंड है। इस खंड में ये 8, 7, 5, 8, 7, 5, 8, 7, 5 जैसे जैसे हम भाग देते रहेंगे वैसे वैसे आता जाएगा। तो एक खंड की यदि पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं 14/11, 14/11। तो 11 का भाग लगाना है हमें किसमें, 14 में। तो भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, 11 एकम 11, फिर बच जाएगा 3, पॉइंट लगाया, आगे 0, फिर 11 एकम 11, 11 दूना 22, फिर बच गया कितना 8, फिर 11 7 77, आगे 0 लगा लिया 77, फिर वापस कितना बच गया 3, फिर वापस 30 बनेगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर 2, फिर 7। तो यहाँ पर जो 2 7 है वो बार बार आ रहा है लेकिन भाग नहीं रुक रहा, इसलिए तो अशांत है। और एक ही संख्या बार बार आ रही है इसलिए ये आवृत्ति है, इसलिए इसको बोला जाता है अशांत आवृत्ति। तो अशांत आवृत्ति यहाँ पर 2 7 बार बार आ रहा है, इसलिए हम इस पर ऊपर क्या लगा सकते हैं, 12 लगा सकते हैं। और जितनी भी बार वाली संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। ये भी आपके अभी आगे काम आएगा। इसलिए शांत दशमलव प्रसार की संख्याएं भी कैसी होती है, परिमेय संख्याएं। अशांत में जो अशांत आवृत्ति की है वो संख्याएं भी कैसी होती है, परिमेय। इसके बाद में 1/7, 1/7 का हो जाएगा यहाँ पर 1 पॉइंट, 1 मिनट, यह आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर तो मिस्टेक हो गई, 0 पॉइंट क्या आएगा, 0.142857, 142857। तो यहाँ पर भी जो 142857 है वो बार बार आ रहा है, और बार बार आने वाली संख्या है वो अशांत आवृत्ति की होती है। यहाँ पर लाइन क्या लिखी है इसको ध्यान से देखिए आप। अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अभी लिखा हमने यहाँ पर ये
जो अनावसानी आवृत्ति की जो संख्याएं होती है वो सभी प्रमेय संख्याएं होती है, क्योंकि इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो लिख सकते नहीं है, प्रश्नावली में हम लिखेंगे भी। इसके बाद में आगे है ये A नंबर हो गया, इसके बाद में B नंबर। अनावसानी अनावृत्ति, अनावृत्ति का मतलब बार बार आवृत्ति न होना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग, ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद आने वाले एक निश्चित क्रम में न हो। आने वाले जो अंक है उनका क्रम निश्चित न हो। दशमलव में तो निश्चित, जैसे 2 7 2 7 बार बार एक ही क्रम आ रहा था, लेकिन यदि एक ही क्रम, अंकों का एक क्रम निश्चित न हो या फिर एक ही क्रम में ना आए तो उसे कहा जाता है अनावसानी अनावृत्ति। एग्जाम्पल की बात करें तो 22/7, पाई की वैल्यू है 22/7, इसलिए पाई को अप्रमेय संख्या कहा जाता है, क्योंकि पाई का मान है वो अलग अलग संख्या आ रहा है पॉइंट के बाद में, जैसे 3.14। ये तो हम मान जानते हैं पाई का मान होता है 3.14, लेकिन आगे भी इसका मान क्या होता है, हाँ आगे हम बात कर रहे थे अनावसानी अनावृत्ति की। तो यहाँ पर 22/7 जिसका मान 3.14 तक तो हमने पढ़ रखा है। आगे मान होता है इसका 1 5 9 2 6 5, आगे इस प्रकार चलता जाता है। तो यहाँ पर जो संख्याएं आ रही है पॉइंट के बाद में वो अलग अलग संख्याएं आ रही है, और अलग अलग संख्या आ रही है, इसलिए इसको बोला जाता है अनावसानी अनावृत्ति, मतलब बार बार किसी भी संख्या की आवृत्ति नहीं हो रही है। इसी के साथ √2, अभी हमने बात की थी ऊपर, √2 √3 √5 ये सभी अप्रमेय संख्याएं हैं। क्यों है अप्रमेय संख्याएं? क्योंकि जब √2 का मान निकाला जाता है तो आएगा 1.41421356, आगे इस प्रकार मान आता जाता है। तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में अलग अलग संख्याएं आ रही है, इसलिए जितनी भी रूट वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता वो सभी संख्याएं अप्रमेय संख्याएं होती है। और पाई का मान, ये 22/7 तो खुद एक क्या है, प्रमेय संख्या है। 22/7 तो प्रमेय संख्या है, ये 22/7 प्रमेय संख्या है क्योंकि P/Q है। लेकिन इसका जो मान है, आप पाई का मान यदि आपसे पूछा जाए कि पाई क्या है, तो पाई एक अप्रमेय संख्या है। पाई क्या है? अप्रमेय संख्या, ये ध्यान रखना। अब आगे आ जाती है एक्सरसाइज 1.1, लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसलिए एक्सरसाइज 1.1 को या प्रश्नावली 1.1 को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये संख्याएं और जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो भी पार्ट 2 आएगा, इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।